नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास किरण हिस्ट्री में पढ़ रहे थे। उसी में हम लोग अपने आगे के टॉपिक को देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है भारत में शिक्षा का विकास अंग्रेजों के समय में। अंग्रेजों के समय में जो शिक्षा का विकास भारत में हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि आखिर क्यों जो है शिक्षा के विकास में इतनी अहम भूमिका क्या कहते हैं लगाई गई अंग्रेजों के द्वारा। देखिए, पहले जो प्राचीन भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी उसमें जो है गुरुकुल व्यवस्था थी, जो क्या कहते हैं अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे समाप्त कर दी गई और अंग्रेजों के द्वारा ही समाप्त कर दी गई। उसके बाद जो है जो आज हम लोग बेंचों पे पढ़ते थे स्कूलों पे, इस शिक्षा का जो है धीरे धीरे विकास हुआ। तो ये किस प्रकार से हुआ, आज इसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, पहला पॉइंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए जो है कोई प्रयास नहीं किया था। ठीक है। इसके बाद कि इन दिनों कुछ उदार अंग्रेजों जैसे कि ईसाई मिशनरियों और उत्साही भारतीयों ने भी इस दिशा में जो है कुछ प्रयास किया था। 1771 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मद्रास की जो है स्थापना करते हैं, जिसमें जो है फारसी और अरबी का जो है अध्ययन होता है। इसके तुरंत बाद 1778 में जो है हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो है स्थापना की, जिसमें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। याद रखिएगा कि पहला जो खोला गया था 1771 में जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने जो है कलकत्ता मद्रास की स्थापना की थी, सॉरी मदरसा की, जिसमें जो है फारसी और अरबी का जो है अध्ययन होता था। इसके बाद 1778 में जो है हेस्टिंग्स के सहयोगी जो है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, जिसमें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास और दर्शन संस्कृति का जो है अध्ययन करवाया जाता था। आगे देखिए, आगे क्या क्या हुआ। देखिए, ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा जो है 1791 में वाराणसी में जो है हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की जो है स्थापना की जाती है। जो इसके बाद देखिए 1800 में लॉर्ड वेल्जरी द्वारा कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा में लिए जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की जो है स्थापना की गई। इसके बाद देखिए अंग्रेज धर्म प्रचारक एवं ईसाई मिशनरियों ने भी जो है भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु श्री रामपुर, जो कि कलकत्ता में है, वहां पर जो है अपना केंद्र बनाया और बाइबल का जो है 26 भाषाओं में जो है अनुवाद करवाया था। इसके बाद डेविड हेयर नामक एक अंग्रेज ने 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की जो है स्थापना की। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे कॉलेज जो है कलकत्ता में ही क्यों शुरुआत हुए। तो याद रखिएगा, कलकत्ता को सबसे पहले जो है वो सॉरी बंगाल को जो है सबसे पहले जीता गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो धीरे धीरे वहीं पर जो है नए नए विकास जो है किए जाने लगे। देखिए, राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, महाराज तेज सेन चंद्र, राय बहादुर, जय नारायण जो है घोषल आदि के प्रयासों से जो है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई थी। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट ने जो है मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में विख्यात हुआ, या कह लीजिए बना। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 में जो है किया गया था और 1813 के एक चार्टर में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए जो है खर्च किया करें। इसके बाद देखिए कि शिक्षा के माध्यम पर जो है विवाद हुआ और किस प्रकार से जो है अंग्रेजी को उच्च माध्यम में लाया गया, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, लोक शिक्षा की सामान्य समिति के 10 सदस्य जो भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में 2 गुटों में विभाजित थे, जिसमें एक प्राच्य विद्या समर्थक दल, दूसरा आंग्ल शिक्षक समर्थक था। तो प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेता जो है H.T. प्रिंसेज और H.H. विल्सन थे और प्राच्य विद्या समर्थकों का मानना था भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को जो है प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं में जो है किया जाना चाहिए था। और एक जो गुट था जो बंबई में सक्रिय था, उसके नेता मुनरो और एल्फिंस्टन ने पाश्चात्य शिक्षा को जो है स्थानीय देसी भाषा में देने की जो है वकालत की थी। जो पाश्चात्य वेस्टर्न एजुकेशन था उसको लोकल लैंग्वेजेस में
जो है देने का जो इन्होंने सोचा था। और दूसरी ओर एक आंग्लवादी दल ने जो है भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में जो है अंग्रेजी की वकालत की, और वे भारत पर पश्चिमी मानदंडों को पूर्णतः आरोपित जो है करना चाहते थे। इसका एक बहुत प्रसिद्ध कथन भी है मैकाले का, आगे हम लोग देखेंगे। जो तो क्या कहते हैं, पश्चिमी मानदंडों को आरोपित करना चाहते थे, और उन्हें विश्वास था कि यदि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में अपनाया गया तो आने वाले 30 वर्षों में बंगाल के सभ्य वर्ग में एक भी जो है मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। कौन नहीं रहेगा? मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। देखिए, प्राच्य पाश्चात्य विवाद को उग्र होते देख तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त कर उन्हें भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण प्रस्तुत करने को कहा था। इसको देखते हुए मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना स्मरणालेख जो है प्रस्तुत किया था, और उस स्मरणालेख में जो है मैकाले ने भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा और साहित्य की जो है प्रशंसा की थी। मतलब अपने पाश्चात्य साहित्य की जो है उसने काफ़ी अच्छी प्रशंसा की थी। और मैकाले के अनुसार यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से जो है अधिक मूल्यवान था। इसके बाद देखिए, मैकाले के स्मरणालेख को देखते हुए जो है मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रक्त और रंग से जो है भारतीय हो, परंतु उसकी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड और प्रज्ञा अंग्रेजों जैसा हो, अर्थात वह ब्राउन रंग के अंग्रेजों का एक वर्ग चाहता था। गवर्नर जनरल बेंटिक ने मैकाले मिनट, ठीक है, को देखते हुए 7 मार्च 1835 को जो है उसके आदेश को स्वीकार कर लिया कि भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करे और सभी खर्च जो है इसी उद्देश्य से किए जाए। इसके बाद शिक्षा का जो है अधोमुखी निसंशय जो सिद्धांत प्रतिपादन किया गया। इसमें देखिए कि शिक्षा के अधोमुखी निसंशयन सिद्धांत का जो है प्रतिपादन इस उद्देश्य से किया गया कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग को जो है शिक्षित किया जाए, और इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक जो है पहुंच जाएगा। शिक्षित उच्च वर्ग से क्या मतलब है? जो सामंत वर्ग था, जो शिक्षित वर्ग था, जो क्या कहते हैं पहले से काफ़ी ज्ञानी थे, उन्हीं लोग को पहले शिक्षित किया जाए, उसके बाद वो धीरे धीरे जो है उसका प्रसारण निचले लोगों में भी करते रहेंगे। शिक्षा के अधोमुखी निसंसदन सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा जो है किया गया था। वैसे मैकाले ने भी इसी सिद्धांत पर कार्य किया था, लेकिन यह नीति सरकारी तौर पर जो है ऑकलैंड के समय में ज़्यादा प्रभावशाली हुई थी। इसके बाद 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच देखा गया। तो कैसे लागू किया गया इसको देखते हैं। देखिए, शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू होता है, और 1853 में एक चार्टर एक्ट में जो है भारत में शिक्षा के विकास की जो है जांच के लिए एक समिति के गठन का जो है प्रावधान किया जाता है। समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो सर चार्ल्स वुड की जो है अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए एक बृहत योजना को जो है तैयार किया, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का जो है गठन किया गया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच को जो है भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और जो डिस्पैच की जो काफ़ी सिफारिशें थी उनको देख लेते हैं। यहाँ पे कुल 8 सिफारिशें दी गई हैं। पहली सिफारिश तो ये थी कि सरकार जो है पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य को जो है प्रसार करे। उच्च शिक्षा का जो है माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी जो है थोड़ा बहुत प्रोत्साहित किया जाए। देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं, और उनके ऊपर जो है एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज जो खोले जाएं, वो जो है जिला स्तर पर खोले जाएंगे। चौथा सिफारिश थी कि अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की जो है स्थापना की जाए। महिला शिक्षा के प्रोत्साहन की बात भी इसमें कही गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को भी जो है प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की जो है पद्धति चलाने की भी योजना इसमें की गई थी। सातवां सिफारिश ये है कि कंपनी के जो है 5 प्रांत, जिसमें बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में जो है एक एक शिक्षा विभाग के जो है निर्माण की योजना की गई, जो लोक शिक्षा निदेशक के जो है अधीन कार्य करेगा। 8वीं सिफारिश की लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो है 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की जो है योजना जो है इनका मुख्य, जिससे कि जो मुख्य कार्य जो है परीक्षा संचालित करना हो, इसलिए इनका जो है गठन किया गया था। वुड के डिस्पैच की सिफारिशों के प्रभाव में आने के बाद अधोमुखी निसंसदन सिद्धांत को जो है समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद देखिए हंटर कमीशन लागू होता है 1882-83 में। इसके
बात कही जाती है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की जो है गठित किया, जिसका उद्देश्य 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का जो है मूल्यांकन करना था। जो कमी रह गई थी डिस्पैच के, चार्ल्स वुड डिस्पैच की समिति में, उसको जो है इसमें सुधार किया गया था। इस आयोग को जो है प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी उपाय सुझाते थे। ठीक है, इस आयोग को जो सुझाए थे प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए। अब देखिए आयोग की कौन कौन सी सिफारिशें थी उनको देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा गया कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में होगी और इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को जो है सौंपा जाएगा। दूसरा था उच्च शिक्षा संस्थाओं के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए और इसकी जगह पर सरकार को कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए। तीसरा, हाई स्कूलों में प्रवेशिका परीक्षाओं के अतिरिक्त व्यापारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा को भी जो है व्यवस्था की जानी चाहिए। चौथा है, आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंधन न होने पर जो है खेद प्रकट किया और इसे बढ़ावा देने को जो है कहा था। पांचवा, शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को भी जो है प्रोत्साहन दिया जाए और हंटर की स्तुतियों पर जो है सामान्यतः प्रांतीय सरकारों द्वारा जो है कार्य किया गया था। इसके बाद देखिए रैले कमीशन 1902 जो है स्थापित होता है और इसमें कौन कौन सी सिफारिश थी इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जो है शिक्षा से संबंधित मैकाले की योजना की जो है आलोचना की। कर्जन द्वारा शिक्षा में लाने वाले परिवर्तनों का उद्देश्य राजनैतिक जो है अधिक था और शैक्षणिक जो है कम था। शैक्षणिक जो है कम था। 1901 में कर्जन ने भारत की उच्च शिक्षा और जो है विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया और सम्मेलन में जो है पारित प्रस्ताव को शिमला प्रस्ताव के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ था। शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्तावों की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की जो है स्थापना की और 1904 में पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के जो है मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार है। विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की जो है संख्या 50 से न्यून तथा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिनकी कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होगा और उप सदस्य को सरकार द्वारा जो है चुना जाना था। विश्वविद्यालयों को अध्ययन तथा शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करनी चाहिए। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया और सरकार को जो है विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर जो है वीटो के अधिकार जो है दिया गया था, मतलब केंद्रीकृत कर दिया गया था सभी विश्वविद्यालयों को। इस अधिनियम द्वारा जो है अशासकीय कॉलेजों पर जो है सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया और सिंडिकेट को समय समय पर कॉलेजों के निरीक्षण का अधिकार मिल गया था। गवर्नर जनरल को जो है विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का जो अधिकार भी मिल गया। ठीक है, इसके बाद देखिए छठा है कि कॉलेजों को जो है विश्वविद्यालय से संबंधित करने का जो अधिकार सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया था। इसके बाद देखिए कर्जन के विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करते हुए कुछ आलोचकों ने कहा भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतया सरकारी विश्वविद्यालय बन गए हैं और कर्जन के समय कृषि विभाग पुरातत्व विभाग की जो स्थापना भी की गई और साथ ही 1904 के प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम को भी जो है पारित करने में सहायता दी गई थी। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति जो है कर्जन के समय में ही की गई थी और इस स्थान को ग्रहण करने वाला प्रथम अधिकारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, HW जो है ऑरेंज था। इसके बाद देखिए 1913 को जो है सरकारी प्रस्ताव किया गया, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो 21 जनवरी 1913 को नवीन शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव को जो है पारित किया गया, जिसमें जो है प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय खोलने की स्थापना करने पर जो है जोर दिया गया था। शिक्षण विश्वविद्यालयों, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के शिक्षा प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए जो है निजी प्रयासों के लिए जो है महत्व पर बल दिया गया था, लेकिन 1914 में छिड़े महायुद्ध के कारण जो ये प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं हो सका। ठीक है, किस कारण से? 1914 में छिड़े प्रथम जो युद्ध हुआ था विश्व युद्ध, उसके कारण जो है इसको क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। उसके बाद देखिए सैडलर आयोग और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की जो है स्थापना की गई। इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि 1917 में सरकार ने डॉक्टर माइकल सैडलर के नेतृत्व में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग को जो है नियुक्त किया था और सैडलर आयोग में जो है आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद जो है दो भारतीय सदस्य भी थे। सैडलर आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की जो है कड़ी आलोचना करते हुए निम्नलिखित सिफारिशें जो है प्रस्तुत की थी। इनकी 6 सिफारिशें कुछ इस प्रकार हैं कि इंटरमीडिएट कक्षाएं जो है विश्वविद्यालय से पृथक कर दी जाएं, और दूसरा कि इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन हेतु माध्यमिक बोर्ड का गठन हो। तीसरा, कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से जो है मुक्त कराकर बंगाल सरकार के अधीन किया जाए।
चौथा, स्नातक स्तर पर जो है त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो और प्रत्येक विश्वविद्यालय में जो है एक कुलपति को जो है नियुक्त किया जाए और साथ ही अंतर विश्वविद्यालय भी जो है स्थापित हो सकें। छठा, महिला शिक्षा पर जो है जोर दिया गया। जितने भी कमीशन आए थे उन सभी में जो है महिला शिक्षा को और शिक्षकों का जो है महिला शिक्षकों का और उनकी शिक्षाओं पर जो है हमेशा जोर देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो जोर दिया जाए और साथ ही साथ जो है इनकी औद्योगिक व प्रशिक्षण से जुड़ी समस्याएं भी जो है विश्वविद्यालय द्वारा निपटाया जाए। सैंडल आयोग के सुझावों पर जो है उत्तर प्रदेश में जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की भी स्थापना की गई थी। सैंडल आयोग की रिपोर्ट पर जो है मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में भी जो है विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। शिक्षा जो है अब प्रांतीय विषय बन गया था और विश्वविद्यालयों के संचालन का जो जिम्मा प्रांतों को हो चुका था। कुछ स्मरणीय तथ्य भी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर मतलब थोड़ी एक टॉपिक और बचा हुआ है। तो अभी हमने जितना चैप्टर पढ़ा है, अभी जितना टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें कितना इंपॉर्टेंट है उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि हमें अंततः जो है एग्जाम की दृष्टि से ही पढ़ना है। देखिए इसमें क्या बातें लिखी गई हैं कि पहली बार कंपनी सरकार द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान किया गया था। प्राच्य विद्या समर्थकों में जो है कुछ प्रमुख लोग थे, जैसे H.T. प्रिंसेप, H.H. विल्सन। शिक्षा के अधोमुखी निसंसदन सिद्धांत का जो प्रवर्तक था लॉर्ड ऑकलैंड को जो है माना जाता है। भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वुड के डिस्पैच को माना जाता है। और महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार वुड डिस्पैच में व्यवस्था की गई। हंटर कमीशन और सैंडलर कमीशन की रिपोर्ट में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जोर दिया गया। ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर वुड के डिस्पैच में कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया। सैंडल आयोग की रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति की नियुक्ति का सुझाव भी दिया गया था। राधाकृष्ण आयोग 1948 के सुझावों पर भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो है स्थापना की। महिला शिक्षा की दिशा में जो है प्रथम भारतीय प्रयास ब्रह्म समाज ने किया था, ये याद रखिएगा। भारत में भारतीय लोक सेवा का गठन जो है कार्नवालिस ने किया, इसलिए उन्हें जो है भारतीय लोक सेवा का जनक भी कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय लोक सेवा का गठन किसने किया था, याद रखिएगा कार्नवालिस ने किया था और इसका जनक जो है कार्नवालिस को माना जाता है। भारतीय लोक सेवा को जो है इस्पात की चौखट के नाम से भी जाना जाता है। और 1861 में सरकार द्वारा जो है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट की जो है पास किया गया था। इसके बाद देखिए हार्टोग समिति 1929 को देख लेते हैं। देखिए शिक्षा के विकास पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने 1929 फिलिप हार्टेग की जो अध्यक्षता में एक आयोग को नियुक्त किया था। आयोग की सिफारिशें कुछ इस प्रकार थी कि प्राथमिक शिक्षा पर जो है बल दिया जाए। दूसरा, ग्रामीण संस्कृति के छात्रों को मिडिल स्कूल तक की शिक्षा दी जाए और इसके बाद उन्हें औद्योगिक एवं व्यवसायिक शिक्षा जो है दी जाए। चलिए अगले पॉइंट को भी देख लेते हैं। तीसरी सिफारिशें थी कि विश्वविद्यालयों को सुधारने के प्रयत्न किए जाएं तथा उन्हीं को उच्च शिक्षा मिले जो उसके योग्य हो। इसके बाद हार्टोग समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का जो है पुनर्गठन हुआ। इसके बाद देखिए वर्धा योजना क्या थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे अनेक लेख तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई, जिसकी जो है कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। पहली सिफारिश 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। छात्र को उसकी रुचि के अनुरूप जो है व्यावसायिक शिक्षा मिले। और द्वितीय महायुद्ध के कारण यह योजना जो है लागू नहीं हो सकी, इसलिए याद रखिएगा प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध में जो है शिक्षा के प्रसार में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हुआ। ठीक है, आगे देखिए सर्जेंट योजना। इसके बाद देखिए 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्नेल ने शिक्षा पर जो है एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत योजना पेश की, जिसकी सिफारिशें जो है कुछ इस प्रकार हैं। पहला कि देश में प्रारंभिक विश्वविद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे और 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। 11 से 17 वर्ष की उम्र तक के लिए 6 वर्ष की शिक्षा जो है 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था की गई। उच्च विश्वविद्यालय जो है 2 प्रकार के होंगे, पहला विद्या विषयक, दूसरा प्राविधिक या व्यवसाय। लास्ट पॉइंट देखिए सर्जेंट योजना के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और इसी के साथ भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल जो है समाप्त हो गया।
तो आज हमने देखा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत में जो है शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, उन्होंने किस प्रकार से महिलाओं की शिक्षाओं में जो है योगदान दिया। कई तरह के भारतीय लोग भी थे जिन्होंने जो है अंग्रेजों के प्रसार के लिए शिक्षा के प्रसार के लिए जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर नए नए स्कूल भी स्थापित किए, जैसे राजा राम मोहन राय, ठीक है, गांधी जी ने भी कार्य किया था। तो इस प्रकार से जो है आज की व्यवस्था जो है कई हद तक जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो अंग्रेजों के काल की ही एक एक्सटेंडेड रूप है, ठीक है। उसमें काफ़ी बदलाव कर दिया गया है आज़ादी के बाद, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियोस को लाइक कर देना और चैनल को जो है यार सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर आप ऐसी वीडियो रोज आती रहेगी तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।